भारत की तरफ से अभी आर्मी के लिए बनाए गए MR-SAM का एक सफल परीक्षण किया जा चुका है। साथ ही DRDO की तरफ से चांदीपुर के आसपास के 8000 से ज्यादा लोगों को अभी सेफ जगह में ट्रांसफर किया जा चुका है। 2021 तक भारत की तरफ से अस्त्र मिसाइल के एक इन्फ्रारेड वेरिएंट को टेस्ट करने का प्लान किया गया है, जो कि फ्यूचर में भारत की स्टैंडर्ड क्लोज रेंज मिसाइल बन सकता है। ITBP की तरफ से अभी गवर्नमेंट को इंटरनल ड्यूटी से ITBP को हटाने से क्यों मना किया जा रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से किस वजह से BSF, ITBP और SSB को इंटरनल ड्यूटी से बाहर करने का फैसला किया गया है। और अंत में यूनाइटेड स्टेट की तरफ से टर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर करने के बाद भी टर्की चोरी छुपे F-35 पार्ट्स को भी मैन्युफैक्चर कर रहा है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत की मिसाइल टेस्टिंग को लेकर। पिछले हफ्ते ही DRDO की तरफ से बताया गया था कि भारत अभी इसी महीने के अंदर ही मल्टीपल मिसाइल की टेस्टिंग करने वाला है, जिसमें पहले ही पृथ्वी मिसाइल की टेस्टिंग हो चुकी है और अभी MR-SAM और अग्नि 4 मिसाइल की टेस्टिंग होना बाकी है। इसी दौरान आज एक खबर सामने आया जिसमें ये बताया गया है कि भारत की तरफ से आज उड़ीसा तट से MR-SAM का एक और सफल परीक्षण किया गया है और ये MR-SAM का आर्मी वेरिएंट था। DRDO की तरफ से बताया गया कि इस बार इसको ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन के साथ लॉन्चिंग कॉम्प्लेक्स 3 से फायर किया गया था और मिसाइल ने अपने टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट किया था। इस दौरान इसकी टारगेट के तौर पर एक एयर ब्रीथिंग मैन्यूवेबल टारगेट को सेट किया गया था, जो कि एक्टिवली इनकमिंग एनिमी एयरक्राफ्ट के तौर पर मिमिक कर रहा था। अब MR-SAM को भारत एक एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ये दुश्मन की एयरक्राफ्ट से लेकर मिसाइल और उनकी रॉकेट्स तक को इंटरसेप्ट कर सकता है। एक हाईली मैन्यूवेबल मिसाइल है जो कि मार्क 2 की स्पीड में ट्रैवल कर सकता है। इसको इतनी अच्छी तरीके से मैन्यूवर करने में इनके थ्रस्टर काफी मदद करते हैं और इसमें जो थ्रस्टर का इस्तेमाल होता है उसकी कीमत लगभग 35 से 36 लाख के बीच होती है। इससे पहले इसकी 3 ट्रायल को 2016 में DRDO की सेम फैसिलिटी में किया गया था और इसकी नेवल वेरिएंट की यूजर ट्रायल अभी 2017 में INS कोची से किया गया था। अब पिछली बार जब पृथ्वी मिसाइल को टेस्ट किया गया था तो उस दौरान चांदीपुर के आसपास के गांव में इसके कुछ अवशेष आके गिरे थे, जिस वजह से वहां के लोग थोड़े घबरा गए। लेकिन अभी पहले से ही सावधानी बरतते हुए इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के करीब रहने वाले गांव से लगभग 8100 लोगों को शिफ्ट किया गया और साथ ही केंद्रापड़ा, भद्रक और बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट के मछुआरों को मिसाइल टेस्टिंग के टाइम में समंदर के अंदर जाने के लिए मना किया गया है। और अभी जल्दी ही भारत की तरफ से अग्नि मिसाइल की भी टेस्टिंग होने वाली है, जिस वजह से अभी स्पेशल सावधानी बरती जा रही है। अगला अपडेट अस्त्र मिसाइल को लेके। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक DRDO की तरफ से अभी अस्त्र मिसाइल के इन्फ्रारेड गाइडेड वेरिएंट को डेवलप किया जा रहा है, जिसको 2021 में Su-30M के एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करके इसकी कैप्टिव ट्रायल को कंडक्ट करने का प्लान किया गया है। अभी अस्त्र मिसाइल की मार्क 2 वेरिएंट को भी टेस्ट करने के लिए 4 Su-30M को मॉडिफाई किया जाएगा, जो कि सभी अस्त्र मिसाइल को टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट बेड के तौर पर काम करने वाले हैं। अब अस्त्र मिसाइल की इन्फ्रारेड वेरिएंट इसकी रडार गाइडेड वेरिएंट से थोड़ा अलग होने वाला है और एक नॉर्मल हीट सीकिंग मिसाइल की तरह काम करने वाला है। इसकी सीकर को भी DRDO की तरफ से डेवलप किया गया है और जल्दी इसकी प्रोटोटाइप को बनाने का फैसला किया गया है। इनिशियली अस्त्र मिसाइल की इन्फ्रारेड वेरिएंट को सर्च मोड में टेस्ट किया जाएगा और इसकी सीकर्स की एफिशिएंसी को टेस्ट किया जाएगा कि हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट को कितनी तेजी से और कितनी एक्यूरेसी के साथ डिटेक्ट कर पाते हैं और उसके बाद जाके इसकी एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। अब DRDO के मुताबिक अस्त्र मिसाइल की इन्फ्रारेड वेरिएंट को डेवलप करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि इसके ज्यादातर सब सिस्टम को पहले से टेस्ट किया जा चुका है और यहाँ तक कि इसकी सीकर को भी DRDO की तरफ से डेवलप किया गया, किसी दूसरी मिसाइल की सीकर से डिराइव किया गया है, जिस वजह से अभी हमें इसको असेंबल करना बाकी है और उसके बाद हम इसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए इसको फाइन ट्यून कर सकते हैं। अब इसकी रेंज की बात करें तो मिनिमम 500 मीटर से लेके 50 किलोमीटर तक होने वाली है, जो कि आगे चल के हमारी फ्यूचर क्लोज या शॉर्ट रेंज की मिसाइल बनने वाली है और दुनिया की सभी मिसाइल के मुकाबले अस्त्र मिसाइल सबसे सस्ता मिसाइल है, जिस वजह से ये R-73 मिसाइल को रिप्लेस करने के लिए हमारे लिए काफी बढ़िया ऑप्शन है। ऊपर से 50 किलोमीटर तक मार कर सकता है, मतलब इसको शॉर्ट रेंज से लेके मीडियम रेंज के मिसाइल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और DRDO अभी इसी को बेस करके एक और क्लोज क्वार्टर मिसाइल को बनाने की कोशिश कर रही है, जो कि एक ही बार में दोनों ही रोल को निभा सकता है, यानी कि एक शॉर्ट रेंज के मिसाइल के तौर पर काम करने के साथ साथ एक मीडियम रेंज के मिसाइल के तौर पर भी काम करने वाला है और ये एक तरीके से एक डुअल बैंड मिसाइल होने वाला है, जिनको काउंटर मेजर से धोखा देना काफी मुश्किल काम है, क्योंकि किसी एक तरीके की काउंटर मेजर का इस्तेमाल करने से दूसरा सीकर अपना ट्रैक नहीं
लीक होता है और इनको लॉन्च करने के बाद मिसाइल वार्निंग भी नहीं मिलता है, जिस वजह से अगर पायलट मिसाइल को लॉन्च होते हुए नहीं देखता है तो वो अपने आप से काउंटर मेजर सिस्टम को ऐसे ही डिप्लॉय नहीं कर सकता है। अगला अपडेट आईटीबीपी की तरफ से है। आईटीबीपी की तरफ से भी गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट किया गया है कि आईटीबीपी के जवानों को इंटरनल ड्यूटी में डिप्लॉय किया जाए ताकि आईटीबीपी अपने जवानों को सर्कुलेट कर सके। मतलब जिन जवानों को हायर अल्टीट्यूड में डिप्लॉय किया जाता है, यानी कि इंडिया चाइना बॉर्डर में उनको डिप्लॉय किया जाता है, तो उनको ड्यूटी पूरा करने के बाद इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी में ट्रांसफर किया जा सके। आमतौर पर आईटीबीपी के जवानों को 9000 फीट से लेके 18700 फीट की ऊंचाई में डिप्लॉय किया जाता है और लगातार ऐसे रीजन में डिप्लॉय होने की वजह से काफी सारे जवानों को हेल्थ इश्यू का सामना करना पड़ता है। अब अभी गवर्नमेंट की तरफ से एक नए प्रपोजल को इशू किया गया जिसमें हमारे तीनों एक्टिव बॉर्डर गार्डिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस के रोल्स को इंटरनल ड्यूटी से कम करने का फैसला किया गया और इनको अपने प्राइमरी रोल में डिप्लॉय करने का फैसला किया गया है। बाकी अगर देश की इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो उसके लिए हमारे सीआरपीएफ को डिप्लॉय करने का फैसला किया गया है, लेकिन आईटीबीपी का कहना है कि जवानों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बनाए रखने के लिए उनको रोटेट करना काफी जरूरी है, क्योंकि भारत और चाइना के बॉर्डर में जब किसी को 9000 फीट से 18000 फीट से ज्यादा ऊंचाई में तैनात किया जाता है तो ऐसे में हर एक इंसान के ऊपर शारीरिक और मानसिक रूप में दबाव पड़ता रहता है, जिस वजह से वो ट्रूप्स को रोटेट करते रहते हैं और इंटरनल ड्यूटी में जवानों को ट्रांसफर करते रहते हैं। और इसको लगभग 60:40 के रेशियो में किया जाता है, जहां पर अगर टोटल डिप्लॉयमेंट के 60% के आसपास जवानों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तैनात किया जाता है तो बाकी बचे 40% के आसपास जवानों को इंटरनल ड्यूटी में तैनात किया जाता है और ऐसा करने से जवानों की शारीरिक और मानसिक हेल्थ को सटीक रखा जा सकता है। अगला अपडेट गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से अभी एक बार फिर से इंडियन आर्मी के लिए एक और बड़ी नेवल कॉन्ट्रैक्ट को हासिल किया गया है। इसमें इंडियन आर्मी के लिए 12 एडवांस फास्ट पेट्रोल क्राफ्ट को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक टेंडर को फ्लोट किया गया था जिसमें गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को L1 बिल्डर अभी घोषित किया गया है। ऐसे बोट अभी स्पेशली चाइना की एक्टिविटी को काउंटर करने के लिए जरूरत पड़ रही है और अभी इमरजेंसी बेसिस पर भारत की तरफ से ऐसे 17 बोट को भी खरीदा गया था जिनको एक क्विक रिएक्शन टीम के तौर पर पांगोंग लेक में तैनात किया गया है। और अभी भी जो 12 बोट्स को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से बनाने का फैसला किया गया, इनको भी इंडियन आर्मी की तरफ से चाइना को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इनको भी आगे चल के पांगोंग इलाके में तैनात किया जाएगा, क्योंकि पांगोंग लेक लगभग 134 किलोमीटर लंबा एरिया है जिसमें से चाइना के पास इसका 2/3 हिस्सा मौजूद है। लेकिन इसके बाद भी चाइना बार बार इंडियन साइड में घुसपैठ करने की कोशिश करता है और जब इंडियन आर्मी की तरफ से लैंड में उनको ब्लॉक करके रखा गया तो वो लेक के अंदर से घुसपैठ करने की कोशिश बार बार कर रहे हैं और उनके बोट से आके हमारे बोट्स को टक्कर मार रहे हैं। और इसके लिए चाइना की तरफ से स्पेशली अपने बोट्स को मॉडिफाई किया गया था ताकि वो इंडियन बोट को डैमेज दे सके। इसके बाद अभी भारत की तरफ से भी ऐसे बोट को पांगोंग लेक में इमरजेंसी बेसिस पर डिस्पैच किया जा चुका है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। इंडियन नेवी की नेवल एविएशन म्यूजियम जो कि गोवा में मौजूद है, वहां पर अभी एक नई एयरक्राफ्ट को शामिल किया गया है। सबसे पहले तो इसे सैटेलाइट इमेज में देखा गया था और उसके बाद गोवा के एक सीनियर नेवल ऑफिसर इसके बारे में बताते हुए कहा कि गोवा की नेवल एविएशन म्यूजियम में इंडियन नेवी की IL-38 IN-305 एयरक्राफ्ट को अभी डिस्प्ले किया गया है। ये एक सोवियत ऑरिजिन एयरक्राफ्ट है जिनको मेनली लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉनेंस मिशन में इस्तेमाल किया जाता था। इसको सी ड्रैगन एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है और ऐसे 6 एयरक्राफ्ट को नेवी की तरफ से 1977 में सोवियत यूनियन से खरीदा गया था, लेकिन 2002 में इंडियन नेवी ने इनमें से 2 एयरक्राफ्ट को खो दिया था। अभी IN-305 को नेवल म्यूजियम में देखने का मतलब ये है कि इसको भी अभी नेवी से रिटायर किया जा चुका है, जिसका मतलब ये कि अभी हमारे पास कुल मिलाकर ऐसे 3 ही एयरक्राफ्ट मौजूद है जिनको रशिया में ओवरऑल करने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी भी वो प्लान फाइनल नहीं हुआ है। अभी बताया जा रहा है कि नेवी को P-8 एयरक्राफ्ट मिलने के बाद इन एयरक्राफ्ट की यूज अभी इंडियन नेवी के लिए कम होती जा रही है, जिस वजह से उम्मीद किया जा रहा है कि बाकी बचे तीनों एयरक्राफ्ट को भी जल्दी ही रिटायर कर दिया जाएगा। अभी भारत की तरफ से एडिशनल P-8 एयरक्राफ्ट को भी खरीदने का प्लान किया जाए और अभी DRDO की तरफ से C-295 एयरक्राफ्ट को बेस्ड करके हमारी खुद की मैरीटाइम रिकॉनेंस एयरक्राफ्ट को बनाने का प्लानिंग किया जा रहा है। अगला अपडेट टर्की की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि टर्की की तरफ से रशिया से S-400 सिस्टम को खरीदने के बाद यूनाइटेड स्टेट इस बात को लेकर टर्की के ऊपर काफी नाराज था, जिस वजह से सबसे पहले तो टर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया था और उसके बाद अभी टर्की की S-400 डील के ऊपर यूनाइटेड स्टेट की तरफ से सैंक्शन को लगा दिया गया। लेकिन अभी पता लगा कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से पाबंदी लगाने के बाद भी और टर्की को F-35 जॉइंट स्ट्राइक प्रोग्राम से बाहर करने के बाद भी टर्की की तरफ से F-35 एयरक्राफ्ट की पार्ट्स को अभी भी मैन्युफैक्चर किया जा रहा है।
यूनाइटेड स्टेट का कहना था कि F-35 को किसी भी रशियन एयर डिफेंस सिस्टम या स्पेशली S-400 सिस्टम के साथ जॉइंटली ऑपरेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि S-400 सिस्टम को F-35 के रडार सिग्नेचर को मैप करने में इससे काफ़ी आसानी हो सकती है और S-400 सिस्टम F-35 को रियल वर्ल्ड कंडीशन में हरा सकता है। इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट हमेशा से ही S-400 सिस्टम से F-35 को दूर रखने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से वो टर्की को S-400 सिस्टम को एक्वायर करने नहीं दे रहे थे, लेकिन जब टर्की इस बात से नहीं माना तो उन्होंने टर्की को F-35 की जॉइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम से बाहर कर दिया था। लेकिन टर्की अभी भी F-35 की पार्ट्स को बना रहा है और टर्की का कहना है कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से जो किया गया है वो इलीगल है और वो ऐसे उनको F-35 की प्रोग्राम से बाहर नहीं कर सकते और अभी टर्की जो भी कर रहा है वो सब लीगल वे में कर रहा है। अब इसके बारे में यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं दिया गया और वैसे भी अगर टर्की F-35 की पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करता रहता है तो इससे F-35 की प्रोग्राम के ऊपर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट इसमें टर्की को इन्वॉल्व किए बिना इनको मैन्युफैक्चर कर सकता है और टर्की जो पार्ट्स बना रहा है वो उनको बनाकर अपने पास इसे रख सकता है। लेकिन अगर ये किसी अलग देश के हाथ में लग जाते हैं तो यूनाइटेड स्टेट के लिए चिंता का विषय जरूर होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।